नमस्कार, सिटी हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में अब जनता को भगवान जैसा ट्रीटमेंट दिया जाने लगा है। नेता दरबार से निकलकर जनता के मत्था टेकने के लिए उनके दरबार तक पहुंच रहे हैं। कई पार्टियों के द्वारा विशेष यात्राएं निकाली जा रही हैं। कांग्रेस इस यात्रा को जन आक्रोश यात्रा का नाम दे चुकी है। सपा ने एक विकल्प के तौर पर एक विकल्प यात्रा निकाली और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगने निकली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उज्जैन से लेकर छतरपुर तक उन्होंने लगभग सभी शहरों में अपने भाषण की एक रूपता और सुंदरता बनाए रखी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाषण उनका उचित था या नहीं, लेकिन एक रूपता और सुंदरता उसमें एक जैसी ही थी। छतरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री रात को 11 बजे। सड़कों पर उनके स्वागत के लिए भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के बस स्टैंड क्रमांक 2 पर जहां उन्हें भाषण देना था, सभा स्थल काफी छोटा था। उन्हें कुछ तकलीफ भी हुई, कुछ तकलीफ उनके भगवान यानी वोटर्स को भी हुई। लेकिन आखिरकार 20 मिनट के एक भाषण के बाद लंबे समय से इंतजार और इस इंतजार के साथ तैयारियों में जूझ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को इससे निजात मिल गई। अब समीक्षा का वक्त है कि इस यात्रा से, इस भाषण से आने वाले दिनों में भाजपा को क्या मिलने वाला है। क्या भाजपा मुख्यमंत्री के इस 20 मिनट के भाषण के बाद उन भगवानों को खुश कर पाई है जिन्हें आने वाले दिनों में सरकार के लिए अपना फैसला लेना है, या फिर इस तरह की यात्रा से जनता का कोई मिजाज, कोई मूड उन्हें समझ नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री ने छतरपुर में रात भी बिताई और सुबह यहां से रवाना हो गए। उनके स्वागत के लिए लगभग 2 दर्जन स्थानों पर व्यापक इंतजाम किए गए थे और इसी दौरान भाजपा के एक नया चेहरा भी सामने आया। छतरपुर में फ्लैक्स वॉर, जिसे मैं फ्लैक्स वॉर कह रहा हूं, वो आप सड़कों पर होर्डिंग्स के बीच जो लड़ाई थी उसको आप देख चुके हैं। 2 नेताओं के होर्डिंग्स ने पूरा शहर पाट दिया था। बाकी नेता, इसके साथ जिला अध्यक्ष भाजपा भी कहीं गुम नजर आए। क्या सीएम के सामने इस तरह का प्रदर्शन पार्टी के लिए या सीएम के लिए या खुद उन नेताओं के लिए फायदेमंद है? इस समीक्षा को भी आज इस सिटी हॉल के जरिए हम जानना चाहेंगे। इस चर्चा में मैं चाहता तो एक कांग्रेसी, एक भाजपा नेता को भी बुला सकता था, लेकिन फिर वही नूरा कुश्ती और नारेबाजी के बीच एक सिटी हॉल, एक बढ़िया बहस खत्म हो जाती और भाजपा नेता के भक्ति भाव और कांग्रेस नेता के आक्रोश भाव के बीच सच्चाई निकल कर नहीं आती। इसलिए मैंने इस सिटी हॉल में इस चर्चा में 3 मूर्धन्य लोगों को बुलाया है। नगर के 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा का पोस्टमार्टम करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे आपको क्या मिला। हमारे साथ उपस्थित हैं शुभ भारत के संपादक, प्रधान संपादक श्री श्याम किशोर अग्रवाल जी, दैनिक फौलादी कलम के संपादक श्री रज्जब खान जी और हिंदुस्तान टाइम्स के जो हिंदुस्तान समाचार है उसके संभाग ब्यूरो लखनलाल चौरसिया जी। तो इन तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। सर, शुरू इसी से करेंगे कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा छतरपुर पहुंची, उन्होंने एक भाषण दिया, उसको आप किस तरीके से रेटिंग देते हैं, उसको क्या रेट करते हैं, क्या मिला एक वोटर के तौर पर? वोटर के तौर पर तो उन्होंने जो आश्वासन वो लंबे समय से दे रहे हैं, जो योजनाएं अनाउंस कर रहे हैं, घिसा पिटा वही भाषण करीब करीब। आप ये देखें कि पूरा उनका जो जहाँ की सभाओं को आप देखें सुने, पहली बात तो हो सकता है यहाँ 20 मिनट उन्होंने बोला हो, जी। उनका 45 मिनट का फिक्स भाषण है जी। वो कल थोड़ा सा सभा स्थल छोटा था इसलिए 45 मिनट का फिक्स भाषण है। हर सभा में वो 45 मिनट से कम नहीं बोलते जी, नंबर 1 जी। दूसरी बात कि वो मंच पे सिर्फ फिर वही बोलते हैं, संचालक सिर्फ संचालन करता है इतने के लिए कि किसी को गिफ्ट करना है, कुछ वो करना है, स्मृति चिन्ह देना, बाकी बोल कोई नहीं सकता, सिर्फ वही बोलते हैं। तीसरी बात, एक ही माला चाहे सब लोग मिलकर के पहना दो और चाहे अलग अलग पहना, नहीं एक ही, चाहे मिलके पहना दो चाहे एक आदमी पहना जी जी। तो 3 चीजें ये खास तौर से तो वो हर उसमें देखने को मिल रही। भाषण में मैंने जो उनका अभी तक के प्रोग्राम का सुना, बिल्कुल एक तरह का रटा रटाया भाषण है उनका। अमूमन उनने जितना 5 साल में जो योजनाएं अनाउंस की हैं, जिनको अमल में लाए हैं, वही की वही जो वो रिपीटिंग करते हैं। अच्छा, अब यात्रा का पूरा मैं उनको शुद्ध राजनीतिक मकसद मानता हूँ। ये वोटर तो सिर्फ ये है कि वो आपको याद कराने आए हैं, लुभाने आए हैं, और इसलिए आना पड़ा कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, मेरे ख्याल से मेरा सोच ये है कि उनकी स्वयं की पूंजी नहीं है कुछ भी, इसलिए शिवराज सिंह को हर विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ रहा है और एक तरह से वन मैन शो हो गया है उनका। और वो
किसी के पास नहीं। इसीलिए आप एक बात और माइंड करेंगे कि उस सभा में जी जिस विधानसभा क्षेत्र का वहाँ पे उनका विधायक भी है जी, लेकिन उसको भी बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से, मेरा सोच तो ये है, नहीं तो जहाँ पे सीएम बोल रहा है कम से कम उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक से तो बुलवाना चाहिए। चुनाव का टाइम, वो भी तो बताए अपनी उपलब्धियां। तो ये शिवराज सिंह जी भी समझते हैं कि हमारे किसी विधायक की पूंजी में कोई उपलब्धियां नहीं है, और इसलिए न बोलने का अवसर दिया जाता है उन्हें, क्योंकि है नहीं। और वो इसलिए उनको तीसरी बार हैट्रिक बनाना है, इसलिए वो मतदाता के पास अपनी उपलब्धियां, उनने जो अपना किया है वो लेकर के पहुंच रहे। अग्रवाल जी, एक चीज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि रजब सर ने अभी कहा कि कुछ नया नहीं है, जबकि चुनावी वर्ष में वोटर की थाली ज्यादा पकवानों से सजनी चाहिए थी। भाषण के रूप में कुछ नया नहीं मिला वोटर को, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस भाषण को अगर एक तरफ रख भी दें तो भाजपा एक बेहतर व्यंजन के रूप में है इस चुनाव में वोटर के सामने? जैसे रजब भाई ने कहा है, शुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है, और इसको शिवराज सिंह भी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि भाजपा में पूरा वन मैन शो हो गया है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर ना कोई वरिष्ठ नेता है और ना कोई दूसरा नेता दिखाई दे रहा है, और लगता है कि शिवराज सिंह भी ये जानते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं है, ये वो ही बेहतरीन पार कर लेंगे। इस वजह से जो स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की जा रही है, वो हमें नहीं लगता है कि उससे उनको फायदा होगा जी। निश्चित रूप से इसमें उनको नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि स्थानीय नेता भी नाराज हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे गुटबाजी दिखाई दे रही है, और जो गुटबाजी पनप रही है इसका श्रेय भी मुख्यमंत्री के पास ही जा रहा है। कल आप जो फ्लैक्स बार की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए, 2 लोगों के अलावा तीसरे का किसी का कटआउट नहीं लगा है, या ललता यादव या गुड्डू सिंह, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। इनमें भी अगर देखा जाए तो अधिकांश फोटो में वो ही दिखाई दे रहे हैं, जो आम लोग हैं, आम कार्यकर्ता हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक सज्जन ने तो मुझे ये भी बताया कि वो दौर खत्म हो गया जब कपड़े के झंडे लगते थे। इस बार तो कपड़े के झंडे भी नजर नहीं आए, सिर्फ फ्लैक्स नजर आए, ना उसमें कमल का फूल था और ना वो कपड़े का झंडा था। मतलब जो चुनाव चिन्ह है जिसने एक राष्ट्रीय पहचान बनाई है, जो एक मतदाता के लिए पहला पहचान होता है चुनाव के समय, वो भी नहीं था। अभी एक और मजेदार बात है उस फ्लैक्स बार की जी, जहाँ से मुख्यमंत्री निकले सिर्फ उसी रोड पर ही फ्लैक्स लगे जी, पूरा शहर खाली रहा जी, पूरा अन्य स्थानों पर भी खाली रहा जी। तो क्या ये दिखाना नहीं है कि हम सब मुख्यमंत्री को ही दिखाना चाहते हैं, या हम ही आपके सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं? बिल्कुल। इस वजह से इससे नुकसान किसका होगा? जो आम कार्यकर्ता है वो भी असंतुष्ट होगा, और इन दोनों के बीच की लड़ाई भी जग जाहिर होगी जी। तो इससे नुकसान तो हो सकता है, लेकिन रात को 12 बजे जब मैं उस सभा में मौजूद था, तब वहां ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान को देखने, उन्हें सुनने के लिए भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी वहां, जो उनके भाषणों पर तालियां बजा रही थी। इस उम्मीद को भी हम नकार नहीं सकते, सिर्फ नकारात्मकता ही इस पूरी यात्रा को लेकर ना देखी जाए, आशावादी भी है। कहीं ना कहीं अगर ये कहा जा रहा है कि वो वन मैन शो हैं, तो उनकी लोकप्रियता है जो हमें माननी होगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण भाषणों का, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का इंतजार था छतरपुर के लोगों के को, शायद के यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कुछ खास बोलेंगे, या फिर छतरपुर से जो कृषि विश्वविद्यालय चला गया उस पर कुछ बोलेंगे, वैसा कुछ उन्होंने नहीं बोला, उसको टाल दिया कि ये केंद्र सरकार ने हमसे छीन लिया। हाँ, इसकी एक उम्मीद जरूर यहाँ के लोगों को थी जी, और अपेक्षा भी थी कि मुख्यमंत्री जी ये जो समस्या है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन उस पर निराशा ही हुई। और जैसा कि अभी बताया गया, उनकी अन्य योजनाएं हैं, तो ये बात तो तय है कि आम जनता को शिवराज सिंह की योजनाओं की भी जानकारी है, और वो उनके प्रति आशान्वित भी है, और जनता थोड़ा सा खुश भी है शिवराज सिंह की योजनाओं से, क्योंकि उसको दूसरे किसी पार्टी से इस प्रकार की योजनाएं नहीं मिली है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की जानने की कोशिश नहीं की है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस स्तर तक हो रहा है, और अधिकांश में उनकी योजनाएं सुनने में अच्छी हैं,
अगर उनका क्रियान्वयन हो जाए तो आम आदमी को लाभ भी बहुत है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और वो योजनाओं का क्रियान्वयन ना हो पाना ब्यूरोक्रेसी का काम है। नहीं तो लेकिन क्या इससे चुनाव पे कोई आप चुनाव पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। चुनाव पर असर ये पड़ेगा कि योजना तो आम आदमी समझता है कि हमारी ठीक है जी, लेकिन जब वो उस योजना का लाभ लेने की प्रयास करता है तो उसको बड़ी कठिनाई आती है और व्यवहारिक रूप में वो उससे दूर हो जाता है। और स्थानीय स्तर के जो नेता होते हैं पार्टी के, वो उसके किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाते। और मदद न कर पाने का मुख्य कारण यह है कि शिवराज सिंह जी की सरकार में स्थानीय स्तर के किसी भी नेता का कोई वजूद नहीं रहा। यहाँ तक कि जैसे यहाँ का प्रभारी मंत्री भी है तो प्रभारी मंत्री तक का भी कोई वजूद यहाँ नहीं है। और ये आम जनता इस बात को जानती है, जिसके कारण उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई आखिर ऐसी पार्टी से हमको क्या लाभ है, योजना अच्छी है लेकिन हमको मिल नहीं पा रहा है लाभ। ये जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक भाषण उन्होंने जो कल दिया है, उस भाषण में एक लाइन मैंने जो वहां सुनी और मुझे थोड़ा सा अजीब सी लगी, उस पर आपकी राय भी जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो भूमिहीन किसान या जो भूमिहीन लोग हैं और वर्षों से जो जमीनों पर कब्जा किए हैं, भले वो शासकीय जमीनें हैं, उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। फिर एक बुंदेली कहावत उन्होंने बोली कि राम की चिड़ैया राम के खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। इसका तात्पर्य ये होता है कि सब कुछ राम का है, जब चिड़िया भी राम की हैं, खेत भी राम के हैं, तो कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ खाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, इस तरह के भाषण चुनाव के ठीक पहले देकर क्या सिर्फ जनता को प्रलोभित किया जा सकता है, या फिर इस तरह के भाषण का कोई आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है, कुछ फायदा भी इसका जनता को मिलेगा? अंकुर भाई जी, आप जो उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि जिसकी जमीन पर कब्जा है उस किसान को हम देंगे। खैर वो कहावत वाली बात तो ऐसी है कि वो जैसे ही आचार्य विनोबा भावे का वो चला था कि सबय भूमि गोपाल की, इसी तरह से अगर सीएम ने ये कह दा कोई तो अतिशयोक्ति नहीं। मैं हो सकता आपको ना हो, मैं आपको याद दिला दूं, 2 महीने पहले एमपी गवर्नमेंट ने कैबिनेट में डिसीजन लिया है कि जो भूमिहीन शासकीय भूमि पर कब्जा किए हुए हैं हम उसके पट्टे उनको देंगे। तो ये कैबिनेट डिसीजन है, ये आज का अनाउंसमेंट नहीं है शिवराज सिंह का, ये कैबिनेट डिसीजन। अब उसमें पेच ये है कि उन्हीं को देंगे कि जिनका कब्जा है। आप कह रहे हैं ना कि जैसे लिखाले पे सभी लिख जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें नियम ये है कि उनका कब्जा जैसे 15 साल से है, उसमें एक रखा गया है कि 15 साल से कब्जा होगा। तो जब अवैध कब्जा करता है आदमी खेती की जमीन पर, सरकारी पर, तो उसको पटवारी उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट करता है अतिक्रमण, और उसका प्रकरण तहसीलदार के यहाँ चलता है। तहसीलदार ही फर्स्ट वो है, चलता है, और उसको पनिशमेंट होता है, जुर्माना कर देते हैं। जब फिर 1 साल 2 साल 3 साल जुर्माना करते रहे, स्थिति अगर वो उसे लगे तो वो सिविल जेल भी भेज देता है। तो वो जुर्माना वगैरह का रिकॉर्डेड है इस बात का, जो कब्जा किए रहे होगा उसका रिकॉर्ड होगा, तो पट्टा उन्हीं को मिलेगा। ये अराजकता नहीं फैल पाएगी। और ये उनने पहले कैबिनेट डिसीजन लिया है, वो अनाउंसमेंट आज याद करा रहे हैं। देखिए हम ये डिबेट इसीलिए रख रहे हैं कि इतना क्लियर उनने नहीं किया। हाँ, वो नहीं किया, आप ही कर रहे हैं, तभी हमारे दर्शक भी ये क्लियर हो पा रहे हैं। भाई एक चीज कैबिनेट डिसीजन है वो कृषि भूमि का नहीं है। कैसा? नहीं, दोनों का है। नहीं श्याम भाई सुनिए, उसमें मकान का अलग निर्धारित कर दिया है कि हमसे मकान का अलग है। सुनिए आप देखेंगे मकान का है और किसी भूमि का, वन भूमि के था, वन भूमि के पट्टे नहीं वन भूमि का है की वन का है की, उसमें वन थोड़ी लगाया है, तो खेती की वन भूमि में जो खेती की है तो है तो खेती की, किसान ही कर रहा है, उनके पट्टे दिए जाएंगे तो वो दिए जाएंगे। अच्छा, योजनाओं का उनका, तो इसलिए वो बात कैश करवा रहे हैं अपनी। देखिए ऐसा है, वो भी एक सतही बात समझाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे हमारे बहुत लोगों से फायदा लिया। लखन भाई ने कहा कि वो स्थानीय नेताओं का वही खत्म हो गया है, वजूद ही खत्म हो गया। तो अब इसमें तो वो शिवराज सिंह 3 साल से लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, सिर्फ एक पत्रकार वर्ग को छोड़ करके समाज का कोई वर्ग नहीं बाकी बचा है जिसकी उनने पंचायत अपने हाउस में ना बुलाई। सीधे संपर्क में है, सीधे संपर्क। पत्रकार की पंचायतों का 1 वर्ष से चल रहा है, फिर अनाउंस हो रही है कि अब अगले महीने होने वाली है, फिर होगी, लेकिन आज तक वो बुला नहीं पाए। लेकिन बाकी हर वर्ग को आपने देखा और सुना है बुला करके। तो अब उसमें 1000 आदमी गया, 2000 गया, 4000 गया, 5000 गया,
उतना आदमी टच होकर के आया, है ना, और आकर के उसने फिर अपने वर्ग के लोगों को इंगित किया, लोगों ने सुना। तो ये जो वन मैन शो बन रहे हैं उसका कारण भी है कि हर वर्ग से वो आदमी सीधा जुड़ गया है चीफ मिनिस्टर। इन लोकल लीडर ने या लोकल जनप्रतिनिधि इनने क्यों नहीं अपनी कुव्वत पैदा की ऐसे? ये बताएं इनके खाते में कौन सा काम है, ये गिनवाएं। चलिए वहां ना सही, उसके पहले आगे पीछे गिनवा सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इस वजह से शिवराज सिंह जो कर रहे हैं वो पार्टी के लिए अपने कर रहे हैं, और वन मैन शो इसी लिए वजह है कि वो 3 साल से कोशिश ही कर रहे हैं और फिर नीचे का पैर। लेकिन एक पहलू जो ये योजनाओं का अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसमें केंद्र सरकार भी दोषी है और शिवराज सिंह भी दोषी। जो ये मुफ्त की योजना है, इससे आदमी देहात का खास तौर से अकर्मण्य हो रहा है, काम नहीं करना चाहता है। केंद्र सरकार ने अभी खाद्य सुरक्षा बिल लाई, उन्होंने कहा कि 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो मोटा अनाज। मोटा अनाज में आता है बाजरा और जो है ज्वार। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं सब सब्सिडी की। मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह ने उनको टेक ओवर करके सब सब्सिडी बनाई। आप अंकुर भाई गांव देहात में जाकर के देखें, स्थिति ये है कि आदमी काम नहीं करना चाहता है क्योंकि हराम का मिल रहा है, हराम की डाल लग गई। बिल्कुल। वो कहता है काम करने गया, बोले 1 दिन की मजदूरी में तो आ जाना है महीने भर का राशन, बाकी दिन पड़े पड़े खाते हैं। और स्थिति ये हो रही है कि खेती का धंधा जिसके ऊपर सब पूरा अर्थव्यवस्था देश की चल रही है, आप ये बहुत जल्दी स्थिति अभी आ चुकी है, 68 रुपए पहुंच गया। नहीं, वो मैं आदमी की लेबर की भाई ऐसा है, एग्रीकल्चर में लेबर तो लगती ही है, और हर आदमी, हर किसान जितनी जिसके पास है, मतलब 5 एकड़ का किसान छोड़ करके जिसके परिवार की उसकी पत्नी और वो स्वयं किसान और एक आध उसका बेटा काम करता होगा तो वो सक्सेस है, क्योंकि वो उसे मजदूर नहीं लगाना। लेकिन उससे 5 एकड़ से ज्यादा के जितने किसान हैं तो सब में मजदूर चाहिए। मतलब आज के इंस्ट्रूमेंटल दौर में भी तकनीकी उससे कि ट्रैक्टर भी है, प्लाऊ भी है, कटिंग मशीन भी है, थ्रेसर भी, उसके बाद भी लेबर लगती है। तो आप जाकर के देखें, यहाँ पे तो 250 रुपया मिलता है, शहर में आते हैं लेबर करने, वहाँ पर के औरतें लेती हैं 250 रुपया। अभी आएगी कटाई का टाइम, तब नहीं मिलेगी लेबर। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो खेती जिसके ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, ये गवर्नमेंट है हराम की योजनाएं लागू कर करके आदमी को अकर्मण्य बना करके और काम ना करेगा तो खेती का धंधा तो नुकसान का हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था जी। तमाम चाहे बोनस दे ले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो नुकसान का सामाजिक स्तर पे गलत है। सामाजिक किसान है, हम इस बात के भुक्तभोगी हैं, खुद देखते हैं कि हमें जब रोजाना किसी दिन जाकर के 20 लेबर चाहना होती है तो 5 लेबर मिलती है, और वो बड़े एहसान के साथ आते हैं जी। बिल्कुल। और आएंगे 12 बजे और चले जाएंगे 5 बजे। निश्चित तौर पर इससे सामाजिक संतुलन गड़बड़ा रहा है। इससे गड़बड़ा रहा है जी। हम इस बहस को थोड़ा सा उस तरफ फिर से ले जाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि लोकल लेवल पर नेताओं को जो है खत्म किया जा रहा है या फिर उनकी खुद की कुवत में। आपको क्या लगता है, शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े नायक, जननायक बनकर उभरे हैं कि अब स्थानीय नेता ने अगर 5 वर्षों में कुछ नहीं भी किया होगा तब भी जनता शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एक बार और भाजपा की सरकार बनाएगी? मन में मेरा विचार ये है कि निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी ने कई योजनाएं ऐसी लागू की हैं जो आम जनता को प्रभावित कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, और खासतौर से महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, जो युवा वर्ग को उन्होंने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जी, उससे निश्चित रूप से पार्टी को लाभ तो मिलेगा, इसमें तो दो मत है जी। और जब लाभ मिलेगा तो वो वन मैन शो क्यों नहीं बनेंगे? और ये निश्चित रूप से कि है आज जो स्थानीय नेता है किसी ने भी इन 5 सालों में अपना वजूद बनाने की कोशिश ही नहीं की। इस वजह से वो वन मैन शो है और रहेंगे नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि जो रोज के टच में जो नेता है, जैसे मेरी डीलिंग रोज मेरे क्षेत्र के नेता से होती है, अगर वो मुझे नहीं लगता कि ठीक है तो क्या मैं ऐसी स्थिति में हूं कि अब शिवराज सिंह चौहान के नाम पर और 5 साल इंतजार करूं? क्या वो स्थिति आप देखते हैं एक वोटर की? मैं तो मानता हूं कि जो वोटर है वो आज भी शिवराज सिंह की योजनाओं से प्रभावित है जी, इसमें दो मत है ही नहीं। अब जो कार्यकर्ता है पार्टी का
वो नाराज है, क्योंकि उनकी जो छोटे मोटे काम भी हैं वो कोई स्थानीय लीडर नहीं करा पाता है या नहीं करा पाया है, उस वजह से असंतुष्ट है। अब वोटर को मतदान केंद्र तक लाने का काम तो कार्यकर्ता करता है। ही करता है। अगर कार्यकर्ता वोटर नहीं लाएगा तो वोट आएंगे कहाँ जी। इस वजह से वो नुकसान भी है, लेकिन योजना पब्लिक तो चाहती है कि शिवराज एक बार फिर आए, इसमें दो मत है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने भी कोई इन 5 सालों में कुछ नहीं किया है जी। अब वो अकेला खाद्य बिल के आधार पर जिससे चुनाव जीतना चाहते हैं, वो खाद्य बिल देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। वही को अभी बता रहे थे श्याम भाई, आप कह रहे हैं भैया भी बता रहे थे। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नहीं, कांग्रेस ने, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ। हाँ, तो मध्य प्रदेश में क्या करेगी, सत्ता में नहीं। हाँ, मतलब विपक्ष के तौर केंद्र पर में नहीं। विपक्ष के तौर पर भी नहीं, विपक्ष के तौर पर 0। मैं वही कह देखिए, रहा हूं। आपसे मैं बताऊं, हालांकि इस बार जो है इस मिथक को तोड़ दिया है शिवराज सिंह चौहान ने 2008 के चुनाव में वो होकर के, और अगली परिस्थिति को देखते हुए इस मिथक को तोड़ दिया है। एक आम धारणा थी, वो कांग्रेस ही नहीं तोड़ पाए उस मिथक को, कि विपक्ष जिसमें मेन पार्टी भाजपा या किसी जमाने में जनसंघ और सोशलिस्ट हुआ करती थी, कि मेन पार्टी जो विपक्ष पार्टी कभी अच्छे शासक नहीं बन सकती है, शासन नहीं कर सकती बेहतर तरीके, और कांग्रेस विपक्ष का रोल अच्छा अदा नहीं कर सकती। उनने अपना बरकरार भाजपा ने उन्होंने अपना बरकरार रखा है। हाँ, अच्छे विपक्ष मतलब नहीं जो बन है सकते। वो जो है विपक्ष का रोल नहीं कर पाए, वो इनने मिथक तोड़ा है। तो ये तो कांग्रेस इस वजह से, अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। केंद्र सरकार की 35 योजनाएं हैं जिनमें डायरेक्ट अनुदान है पूरा का पूरा, एग्रीकल्चर, सिंचाई, आपका हॉर्टिकल्चर, जल संसाधन, सिंचाई आ गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इसकी एग्रीकल्चर का अलग से पार्ट है, और NRHM का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया पार्ट, मतलब सब में है योजना। लेकिन ये जो है अपनी योजनाओं का प्रचार ही नहीं कर पाते। अभी पिछले 2 वर्ष जब पहले जब पचौरी जी PCC के प्रेसिडेंट थे, तो यही इसी राजीव हॉल में उनकी पत्रकार वार्ता हुई थी। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था, मैंने कहा कांग्रेस कितनी योजनाएं संचालित कर रही है जो राज्यों में चल रही हैं, जिसमें अनुदान दिया जाता है, या 10% राशि जो है प्रदेश सरकार की है और 90% आपकी है, आप बताएं। जी, क्या जवाब था उनका? उनका जवाब ये था, उन्होंने कार्ड निकाला, जगदीश शुक्ला के द्वारा मुझको दिलाया, और हमसे बोले कल भाई साहब आपसे बाद में मिलेंगे, आप मिले हमसे अभी, और जब भोपाल आए तब मिले। तो ये इनको उनके प्रदेश प्रेसिडेंट को योजनाएं पता नहीं, तो हम कार्यकर्ता क्या प्रचार नहीं कर पाए। अब ये देखिए, आप खाद्य सुरक्षा बिल वाली बात बताएं, 1 मिनट में प्रदेश सरकार कितनी एक्टिव है इस मामले में। उनने किया 3 रुपए किलो और 2 रुपया और 1 रुपए किलो, जून से ही लागू कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अन्न योजना, जिसमें 2 रुपए किलो जो है वो गेहूँ, नहीं हाँ 2 रुपया किलो, 1 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल और मोटा 1 रुपया किलो नमक कर दिया। और अभी उनका एड आ नहीं पाया विज्ञापन, और उनने ऐसा काउंटर विज्ञापन किया है कि उनका पता नहीं है योजना का। उन्होंने जैसे दिया अभी 1-2 दिन आपने देखा होगा, आ रहा है हल्ला, हाँ, और हमने बांट दिया गल्ला। नहीं वहाँ होता रहा हल्ला, यहाँ हमने बांटा सबसे सस्ता गल्ला, हम बांट रहे हैं सबसे सस्ता गल्ला। तो उनका 3 है, उससे भी कम है, वही जून में लागू कर चुके, हालांकि इनने किए जाते उसी भरोसे। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस तरह की चीजें जब चुनावी वर्ष में होती हैं तो वोटर के माइंड में क्या चलता है? चौरसिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप RSS से भी जुड़े रहे हैं, भाजपा को बहुत नजदीक से समझते हैं, और एक पत्रकार के तौर पर एक निष्पक्ष राय आपसे ये चाहूंगा कि चुनाव के वक्त क्या झूठ फरेब और इस तरह की डायलॉग बाजी से वोटर पर असर पड़ता है? कल उन्होंने 2-3 चीजें कही, बड़ी तालियां बजी, वहां मैं खुद था, बहुत तालियां बजी। महिलाएं काफी हद तक बहुत प्रभावित होती हैं जब शिवराज सिंह चौहान बड़े धारा प्रवाह तरीके से एक सेल्समैन की स्टाइल में अपनी सरकार की जानकारी देते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की योजनाएं क्या वोटर को सीधे जोड़ पाती हैं पार्टी से? देखिए अंकुर भाई, मतदाता जो है उसमें से एक निश्चित परसेंटेज होता है, जो कुछ मतदाता
तात्कालिक रूप से अपना मन बदलता है। और कुछ मतदाता ऐसे होते हैं कि जो इन भाषणों से सुन करके या योजनाओं को उस करके अपना मन धीरे धीरे बनाते हैं, लहर में शामिल हो जाते हैं। लहर में शामिल हो जाते हैं। और कुछ मतदाता ऐसा होता है जो पुख्ता ही होता है, वो योजना खराब भी है तो भी वो वहाँ रहेगा और वो नहीं रहेगा। अब इन सारे मतदाताओं में भाषणबाजी से और अच्छी योजनाओं से, लक्ष्यदार बातों से 2-3% तो मतदाता इधर का उधर स्विंग होता है और उसका लाभ भाजपा को मिलने वाला है। लेकिन अधिकांश में मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज स्थिति है, यदि एक मत से पूरे प्रदेश में ये राय है कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अच्छा व्यक्ति है जी। लेकिन जहां तक मतदान का प्रश्न है तो मतदान केवल एक अकेले शिवराज सिंह की हमारे मन में इच्छा है, लेकिन हम अपने यहाँ के कार्यकर्ता को पहले देखते हैं, अपने स्थानीय नेता को देखते हैं, स्थानीय नेता का व्यवहार देखते हैं। और जो इस 5 वर्ष के दौरान शासन के काल में हमारी कामों की जो स्थिति रही है, जो परेशानी हुई है, वो हमें ज्यादा प्रभावित करती है। मन तो हमारा चाहता है लेकिन हमारा दिमाग फिर ये कहता है कि भाई इसमें तो ये स्थिति है, इसमें ये स्थिति है, और फिर वो ढुलमुल होता है। और जब ऐसा ढुलमुल कार्यकर्ता होता है या मतदाता होता है, उसको अगर कोई कार्यकर्ता पुश कर देता है तो वो मतदान केंद्र तक सकारात्मक रूप से आता है, चला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता या तो आज उदासीन हो गया है या दुखी होकर के वो बैठा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है, ये कारण भी जानना चाहिए। अब इसका एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि शासन में कोई उसकी पूंछ हुई नहीं और आज सारे अधिकारी, संगठन के सारे नेता, यहाँ तक कि अध्यक्ष, संगठन मंत्री सभी कहते हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता हमारा भगवान है, कार्यकर्ता हमारा बहुत सुदृढ़ है, हमारी जान है। लेकिन कार्यकर्ता को भी ये बात लगती है कि ये तुम आज कह रहे हो, 5 वर्ष से या 9 वर्ष में हमारे कार्यकर्ता की क्या स्थिति रही और आज आप भगवान कह रहे हो। तो ये बात तो ठीक है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना धीरे धीरे इसी तरीके की बातें सुनते सुनते अपना गुस्सा ठंडा कर लेता है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रियता का ही परिणाम है कि उसको खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ता है। एक और चलते चलते एक शॉर्ट कमेंट इस पे भी लेना चाहूंगा। जो फ्लैक्स वॉर हमने देखी कल, आपने भी देखी, एक गुटबाजी भी उभर कर सामने, स्थिति में क्या होता है, एक अंदर के व्यक्ति होने के नाते हमें समझाइए। जब ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान आते हैं और वो 2 नेताओं के इतने बड़े बड़े होर्डिंग कटआउट देखते हैं, बाकी भाजपा गायब रहती है, ऐसा नहीं है कि उनके पास फीडिंग नहीं जाती होगी, उन्हें बताया जाता है, तब क्या होता होगा? इस स्थिति में देखिए, इसको सामान्य रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है किसी भी पार्टी की हो। और जहाँ ये प्रतिस्पर्धा के रूप में 2 नेताओं की गुटबाजी और ये सब दिखाई दी, तो इसका आम जनता पर ज्यादा असर है। शिवराज सिंह पर जो असर हुआ होगा नहीं होगा ये वो जाने, वो किस तरीके से उसको सुलझाते हैं। लेकिन छतरपुर की जनता में ये आम चर्चा में ये बात है और इसको जन सामान्य ने भी बहुत ठीक नहीं समझा। मैंने सर पूरा फिगर जी बिल्कुल, अगर भाई साहब की बात को उसमें सप्लीमेंट्री कर बिल्कुल फ्लेक्स बार वाली बात आपने उठाई, तो भाई साहब ने कहा कि आम जनता ने सही नहीं समझा, आम जनता को ठीक नहीं लगता होगा। हकीकत ये है, जैसे कि श्याम भाई मुझसे 3-4 साल सीनियर हैं, 33 साल मुझे हो गए पत्रकारिता करती, भाई साहब पत्रकारिता अभी है लेकिन वो सीनियर सबके गुरु हैं लखन जी। मतलब इतना भौड़ा प्रदर्शन हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। एक से एक रूलिंग पार्टी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आए और बीजेपी के दौर में भी आए, लेकिन ऐसा कभी किसी बार नहीं देखा जैसा भौड़ा प्रदर्शन इस बार फ्लेक्स का मिला। आम आदमी का इसके प्रति जो आप सुनते ओपिनियन, मैं उस समय 12 बजे 1 बजे करीब 12 बजे करीब कुछ लोग जो और चले आए थे वहाँ से जाके, तो हम प्रेस के सामने बाहर बैठे हुए थे अपने 12 बजे रात में चले, तो कुछ निकले और वो फ्लैक्स बुढ़े आए और 2-2 4-4 दबाए वो जा रहे थे। मतलब इस ढंग के ओपिनियन तो बड़ा घोड़ा प्रदर्शन रहा। एक बात वैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, एक और नगर पालिका पॉलीथीन को बैन करती है पूरे शहर में, और दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष पॉलीथीन ही है फ्लैक्स, और इस तरह के जो है वो लगवाती है। इसका क्या मैसेज आता है? मतलब आप नियम जो है किसके लिए बनाया है?
तो ये इसको भी माइंड किया है। जो बुद्धिजीवी नागरिक है, जिसे आम आदमी को नहीं, लेकिन बुद्धिजीवी नागरिक है जिसे पता है कि पॉलीथीन बैन है छतरपुर में, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष लगवा रही है 1000 होर्डिंग, और जिसमें उनकी मेन फोटो लगी हुई है। तो इसका गलत मैसेज, मतलब आप दुरुपयोग कर रही हैं, आपके लिए नहीं है कानून, कानून आप आम आदमी के लिए बना रही हैं। एक और जो मतलब जो लोकल लीडर का टेंडेंसी, आपने फ्लैक्स छपवाने में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन आप जो है 500 रुपया, 1000 या 2000 की लाइट की रसीद नहीं कटवा पाई, जो झालर लगी हुई थी जगह जगह डायरेक्ट लाइट से जो है कनेक्शन, जिस लीडर ने भी लगवाई हो तो उसने ये दायित्व नहीं समझा। अब इसका सीएम मतलब जो है क्या करे, ये है लोकल लीडर की स्थिति। नहीं, सीएम इसी सबको तो डैमेज कंट्रोल करते फिर रहे हैं। हाँ, ये है स्थिति। मतलब इसी वजह से करना पड़ रहा है कि इनकी ये है कुवत, ये दिखावा ज्यादा करना चाहते। श्याम भाई ने जो कहा था ना कि जहाँ से उन्हें जाना था तो ढड़ारी से लगवाए लोगों ने वो बस स्टैंड, ठीक है। इस बीच में मैंने चूंकि वहाँ से मैं खुद गाड़ी से गया, उसके पहले 3-4 बार पेट्रोलिंग की और मैं देख रहा था, तो सिर्फ 2 जगह बड़े शालीन तरीके से वो उनका स्वागत हुआ, और वो एक होर्डिंग लगाए थे बहुत बड़ा। एक जीते सिंह बुंदेला के यहाँ लगा हुआ था, पंडाल लगाए हुए थे, एक उमेश शुक्ला जी के यहाँ लगा था, और इनके फिर बागी शहर में कहीं कुछ नहीं था। और वहाँ उनने अपने शालीन तरीके से जो करना चाहिए वो किया। घोड़े प्रदर्शन से ये कहा जाए कि ये दूर रहे। तो एक तरफ आप कानून की बात करते हैं, बनाते हैं दोहरे मापदंड। हाँ, दोहरे मापदंड। इतना खर्च करने के बाद आपने जो है वैधानिक रसीद नहीं कटवाई है लाइट की कनेक्शन की, इस तरह। सर, आपसे जानना चाहेंगे, वो गांधी टोपी वाले नेता भी आपने देखे हैं, और कल जो लोकतंत्र के रंग आपने देखे वो भी अलग है। मेरा एक एनालिसिस जो मैंने किया है कि सीएम लगभग 24 घंटे तक छतरपुर में रहे, जिले में लगभग 24 घंटे तक रहे, और इस 24 घंटे में लगभग केवल छतरपुर के स्तर पर 24 लाख रुपए का खर्च किया गया। इसमें होर्डिंग्स, अखबारों के विज्ञापन, बल्ली पटिया, वाहनों का खर्च, आना जाना, कार्यकर्ताओं को लाना ले जाना और उन्हें भोजन कराना है, लगभग 24 लाख रुपए ये आता है। लगभग 1 लाख रुपए पर घंटे के हिसाब से सीएम की अगुवाई में, उनके आगमन पर, उनकी मेजबानी में खर्च किया गया। क्या ये सही लोकतंत्र की तरफ जा रहे पार्टी की निशानी है? क्या ऐसे में हमारा भविष्य ठीक दिखते हैं? एक चीज बता दूं मैं जी, वो गांधी टोपी का जमाना गया जी। आज जिस नेता के पास गाड़ी नहीं है वो नेता नहीं है, उनकी कोई बकत नहीं है। अब जब अंधी दौड़ चल रही है तो इसमें तो ये सब होगा। आप कह रहे हैं बुरा है लेकिन जरूरी है? बुरा नहीं, आज की एक टेंडेंसी बन चुकी है इस चीज की। हाँ। कि जिनके पास संसाधन नहीं है वो नेतागिरी नहीं कर पा रहा है। तो जो आज पूंजीपति लोग हैं वो सब नेतागिरी में आ रहे हैं, जो अपराधी तत्व हैं वो पूंजी लूट खसोट करके इसमें आ रहे हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो सब इसमें आ रहे हैं। तो ऐसे लोग इसीलिए आ रहे हैं कि उनके पास सब संसाधन है, और संसाधन वाला ही मुख्यमंत्री भी उन्हीं को पूछता है। आम कार्यकर्ता एक साधुराम मिश्रा हैं जो हमेशा साइकिल से घूमते रहते हैं, उनकी कब किसकी फोटो कब लगती है और किस चुनाव में उसने काम नहीं किया है, और अपना खाना पीना बांध कर प्रचार करता है, लेकिन कभी उसकी बकत नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि उसके पास साधन नहीं है। तो अब तो ठीक है, लोकतंत्र के लिए तो खैर ठीक नहीं है, जैसा कि आपने नहीं है। अच्छा, और इसमें के लिए ठीक नहीं है। लगन भाई साहब, कोई अछूता नहीं रहा है, कोई पार्टी। हाँ, नहीं कोई पार्टी, मतलब ठेकेदार पार्टी की बात नहीं कह रहे, लोकतंत्र की बात जो आपने कही है ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं आपको एक और लोकतंत्र के लिए जो उचित बात है जो इसमें नहीं किसी ने भी ध्यान नहीं दी, वो ये है कि वास्तव में आम आदमी ये देखता है कि हमारे नगर का विकास क्या हो रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि विकास की तरफ क्या ध्यान दे रहे हैं या ऐसी समस्याओं पर उन्होंने कब उठाया। तो मुझे यहाँ के जन सामान्य में एक प्रकार की निराशा सी दिखाई दी कि उन्होंने किसी भी जनप्रतिनिधि को, अपने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने नगर की किसी समस्या को किसी मुद्दे पर उठाया नहीं, कोई मांग पत्र नहीं सौंपा, कोई मांग पत्र नहीं सौंपा, किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। और यहाँ दो बड़े ज्वलंत बल्कि 3 समस्याएं एक प्रकार की आम आदमी को जो रोज स्मरण कराती है। एक तो शहर की सड़कें, शहर की सड़कें बहुत पुराने जमाने की बहुत मजबूत आधार पर बनी हुई थी, उनको अगर पुनः डामरीकरण किया जाता तो बहुत अच्छी सड़कें हो जाती।
लेकिन उनको खोद करके फिर नया बनाया गया और वो 1 महीने भर भी सड़कें न चल की। ये रोज लोगों को याद दिलाता है इन शासन के पल पल दिलाता है, पल पल याद दिलाता है वहाँ से, है। दूसरा आपने देखा होगा यहाँ बस स्टैंड पर एक सराय बनी हुई, सराय को गिरा के एक बड़ा अच्छा निर्माण करने की योजना नगर पालिका की रही होगी, बहुत अच्छी योजना थी। होता भी तो एक नगर का एक विकास भी दिखता और लोगों को रोजगार भी मिलता और एक सुंदरता भी बढ़ती, लेकिन उसकी तरफ वो किस कारण से पड़ी हुई है और शासन ने कोर्ट में तो चला गया, कोर्ट से भी निपट सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति ने गंभीरता से उस मामले को नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं गंभीरता से नहीं लिया है। आपको बनाने के पहले देखना चाहिए। वो छोड़िए उसको। तीसरा एक मुद्दा और यहाँ हुआ कि एक सदर मार्केट था। सदर मार्केट में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने मेहनत की कमाई को बनाया और उसमें जिन लोगों ने पैसा खर्च किया उनका कोई दोष नहीं और उनको नस्तनाबूद कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति ने इस बात को नहीं सोचा कि भाई इसमें क्या होना चाहिए। ऐसे में यही बात निकल कर आती है, हमारे जनप्रतिनिधि किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं उठाया। वही मेरा कहने का वही, उनके पास पूंजी नहीं है कुछ। शिवराज सिंह लोकप्रिय होते हुए भी आशान्वित नहीं है कि तीसरी बार जीतेंगे। लोकप्रिय हैं लेकिन आशान्वित नहीं हो सकते। कोई दृढ़ पक्का नहीं कहा। जैसे सदर मार्केट की बात की है, सदर मार्केट उनकी व्यक्तिगत जमीन है, सरकारी जमीन नहीं। मात्र उनका दोष ये है कि आवासीय और कॉमर्शियल कोई बड़ा मुद्दा नहीं, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप उसका टैक्स भी जमा करा सकते थे, पेनाल्टी लग जाती। कम से कम जो करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई है, ये किसका वो है? जी, ऐसे कई चीजें। अब हम लौटते हैं एक बार फिर से सीएम के भाषण पर। एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सीएम के भाषण पर लौटेंगे। बहुत शानदार डायलॉग उन्होंने कल दिए हैं और उन डायलॉग्स पे बहुत खूबसूरत तालियां बजी हैं। एक मसालेदार फिल्म के हीरो की तरह वो बढ़िया जब डायलॉग देते हैं तो महिलाएं बड़ी प्रभावित हो जाती हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, इस तरह के भाषण का कितना असर होता है वोटर पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। सागर संभाग के 5 जिलों में से एक छतरपुर अन्य जिलों के मुकाबले तेजी से तरक्की करने वाला जिला है। जिले की आबादी लगभग 16 लाख हो चुकी है। 1000 से ज्यादा गांव और 50 से ज्यादा कस्बों शहरों में बटा यह जिला बुंदेलखंड के उन गिने चुने जिलों में से एक है जहां की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर तरक्की हो रही है। बढ़ती जनसंख्या और आसपास के जिलों की निर्भरता को देखते हुए यहाँ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। बावजूद इसके 1 वर्ष पहले तक यह जिला एक महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छतरपुर के प्रमुख जिला अस्पताल एवं अन्य शासकीय अशासकीय अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 5000 मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। इनमें से अनेक मरीज हादसे एवं अन्य ऐसी समस्याओं के शिकार होते हैं जिनमें मरीज की सीटी स्कैन आवश्यक होती है। छतरपुर में सीटी स्कैन मशीन के न होने से सैकड़ों मरीजों को प्रतिदिन झांसी अथवा ग्वालियर भागना पड़ता था। इस भाग दौड़ में जहां मरीज की जान खतरे में होती है, वहीं मरीज के परिवारजनों को अनावश्यक खर्च उठाना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक यदि किसी मरीज को सीटी स्कैन के लिए छतरपुर से झांसी ले जाना पड़ता है तो इसमें मरीज के 4 से 5 परिजन व्यस्त हो जाते हैं। लगभग 2000 रुपए का वाहन खर्च होता है। साथ ही लगभग 3 से 5000 रुपए का शुल्क सीटी स्कैन के लिए चुकाना पड़ता है। मरीजों को इसी समस्या से मुक्त कराने के लिए छतरपुर के अपने सीनियर व साथी डॉक्टरों के मार्गदर्शन पर डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला एवं डॉक्टर सुदर्शन रावत ने पेप्टेक ग्रुप के सहयोग से वर्ष 2013 में बुंदेलखंड डायग्नोस्टिक सेंटर की नींव डाली। छतरपुर शहर के हृदय स्थल छत्रसाल चौक पर जिला चिकित्सालय एवं अन्य बड़े निजी नर्सिंग होम से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित इस सेंटर में मौजूद आधुनिक होल बॉडी सीटी स्कैन मशीन जिले के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है।
एक्सीडेंट सहित आकस्मिक मामलों में मरीजों की सीटी स्कैन सिर्फ मिनटों में संभव हो जाती है। यहाँ आने वाले मरीजों को न्यूनतम शुल्क पर आधुनिक सुविधा का लाभ मिल जाता है। यह मशीन मरीज की स्कैनिंग का संपूर्ण डाटा कंसोल में एकत्रित करती है, जहां से OFC इंटरनेट कनेक्शन के जरिए यह डाटा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदर्शन रावत तक भेजा जाता है। मरीज की स्कैनिंग एवं परिस्थितियों के मुताबिक डॉक्टर सुदर्शन रावत इस रिपोर्ट को 30 मिनट से 2 घंटे के बीच तैयार कर देते हैं। इस तरह यह रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में मरीज के परिजनों को मिल जाती है। पूरी तरह से हाईटेक एवं ऑनलाइन सुविधा होने के कारण कई इमरजेंसी मामलों में मरीज के डॉक्टर एवं परिजनों से कंसल्ट भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने छतरपुर की स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में क्रांति ला दी है। अब मरीजों को अपनी जान पर खेलकर ना तो झांसी ग्वालियर भागना पड़ता है और ना ही उन्हें अनावश्यक खर्च झेलना पड़ता है। साथ ही उन्हें देश के प्रख्यात डॉक्टरों की सेवाएं भी छतरपुर में ही उपलब्ध होने लगी हैं। सिटी हॉल में ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा की, उस यात्रा की जिसमें उन्होंने एक लच्छेदार भाषण दिया और जनता से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए वोट मांगा। ब्रेक के पहले हमने आपसे कहा था कि हम ब्रेक के बाद उनके भाषणों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने 2 जो बहुत अच्छे जो लाइनें कही हैं जिस पर सबसे ज्यादा तालियां टूटी हैं, वो एक तो ये था कि उन्होंने कहा कि छतरपुर के लोगों ने उन पर फूलों से वर्षा करके जो उनका स्वागत किया है, तो वो वादा करते हैं कि किसी की जिंदगी में, किसी की राह में कांटे नहीं आने देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोगों ने दीप जलाकर मेरा स्वागत किया तो आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा। इस तरह के भाषण, हालांकि ये उज्जैन से लेकर और आपके छतरपुर तक एक रूपता है इन भाषणों की, लेकिन मैं वहां मौजूद था, मैंने देखा कि जनता किस तरह से इस भाषण पर तालियां बजा रही थी, उत्साहित थी। तो चुनाव के समय ऐसे भाषणों का क्या रोल होता है? देखिए अंकुर भाई जी, चुनाव का टाइम हो या ना हो, हर राजनेता अपनी आम सभा में अपने स्टाइल में बात करता है, अपने डायलॉग बोलता है और उसकी पूरी कोशिश और पूरा फोकस इस पर रहता है कि जो सामने ऑरेटर है, श्रोता है, दर्शक है, वो पूरा हमारे ऊपर हम जो बात कहें उस पर ताली बज जाए। और ये होता है आदमी की कैडर से निकलता है। मुझे जानकारी जहाँ तक है भाई साहब, ज्यादा अब मैं वो शब्द बोलूंगा नहीं, आप बोल चुके हो उसके पहले उनके लिए, जिस उस संगठन में डिसिप्लिन, सांस्कृतिक तौर पे आदमी को कैसा रहना चाहिए, धार्मिक तौर पे पूरी जीवन पद्धति इत्यादि के साथ साथ मेन कला सिखाई जाती है भाषण की। भाषण में उसको परिपक्व हो जाता है। और उसी स्कूल से शिवराज सिंह उसी स्कूल से आते हैं। और उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्या तारीफ की जाए, जो आदमी 15 साल की उम्र में नेता बन गया था, कैसे क्या हुआ एक्सीडेंटली वो बने कैसे है लीडर। उस समय शिवराज सिंह जी 1975 में जब इमरजेंसी लगी, वो भोपाल में पढ़ते थे, 10th क्लास के स्टूडेंट थे, मॉडल बेसिक स्कूल है टीटी नगर में वहाँ जी। और ये रहते थे पीर गेट और इमामी गेट के बीच में, जहाँ कैलाश सारंग का मकान है, वहीं पास में किराए से रहते थे जी। 15 साल उम्र थी। आगे सबसे पुराना मध्य प्रदेश जब से बना है, विद्यार्थी परिषद का सबसे पुराना कार्यालय प्रदेश का इमामी गेट पर है भोपाल में जी। उस कार्यालय के पास से तो अब इमरजेंसी में क्या हुआ है कि एक और जहां जो नामजद लोग थे उन्हें बंद किया गया और गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, और नई पौध तैयार करने के लिए, सेकंड लाइन या फ्यूचर लाइन तैयार करने के लिए जो अंडरग्राउंड लीडर्स थे कुछ, उनने जो है नई पौधों को कांटेक्ट किया। ये जहां रहते थे इत्तेफाक से एक जो है आरएसएस के नेता, जो इतने ज्यादा नामजद नहीं थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वर्कर थे वो जमीनी, तो इत्तेफाक से इनके यहाँ एक बार उस कमरे के पास वहीं से थे, तो वो रुक गए भोपाल में। जब वो रुक गए और कुछ साहित्य उनके पास छूट गया जी। उससे संबंधित
सरकार विरोधी RSS का, तो वो छूट गया और शिवराज सिंह के वहाँ पे छूट गया। कुछ दिनों बाद वो गिरफ्तार हो गए। तो वो तो टैकलिंग आप कहाँ, क्योंकि आप अंडरग्राउंड थे, आप तो ट्रेनिंग दे रहे थे, लोग तैयार कर रहे थे, बड़े नेता तो आ गए थे, ठीक है, आप कहाँ गए, कहाँ रुके। तो उनने शिवराज सिंह का भी नाम लिया कि वो एक स्टूडेंट रहता, वहाँ भी हम कुछ साहित्य छोड़े आए थे। तो जब ये कहा तो इनकी सर्चिंग हुई और पुलिस गई। उस समय तक हकीकत में शिवराज सिंह विद्यार्थी परिषद वहाँ थे नजदीक में, लेकिन नेता 10-15 साल की उम्र में क्या होगा आदमी। वो साहित्य मिल भी गया, बरामद किया, इनको गिरफ्तार कर लिया, ले जाने लगी पुलिस। तो लोगों का कमेंट जो आम आदमी देख रहा था, क्या यार बताओ, तो पढ़ता है ये लड़का और ये 15 साल का है, वो चोरी करने लगते हैं, बताओ, 10-15 साल के लड़के। मतलब आदमियों को ये नहीं लगा कि ये इस वजह से गिरफ्तार हुआ है, जुर्म में, उन्हें लगा चोरी की होगी, तो लिए जा रहे। और वो शिवराज सिंह के कान में शब्द गए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए उस आदमी की, अब वो कैसे नहीं इस तरह के भाषण देगा लच्छेदार। तो तत्काल उन्होंने उसके दिमाग में गई कि अच्छा जी हमें इमरजेंसी लगी है, वो पकड़ के लिए जा रहे हैं, वो जी लोग हमें चोर समझ रहे हैं। तो शिवराज सिंह तुरंत कर ले इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। सो लोगों के समझ में आ गई, यार ये तो RSS को लड़का फिर चले जाए, तो फिर ले जाकर उनको बंद कर, ताकि वो चोर का थप्पड़ ना लगे। चोर का थप्पड़ तो प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अब कैडर से निकला जो आदमी होगा, तो वो भाषण ऐसे ही देता है, लच्छेदार देता है, डायलॉग तुरंत तैयार। अब ये कोई वहां से थोड़ी सोचा होगा उसने कि फूल बरसेंगे हम पे, लेकिन उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो जवाब दिया। और जी अग्रवाल जी, जिस तरह से चुनावी चाशनी में लपेट के ये भाषण दिए जा रहे हैं, जनता इन भाषणों को किस तरीके से लेती है? क्या सिर्फ जो जनता वहां सभा स्थल पे मौजूद थी उनकी तालियों से काम चल जाएगा, या फिर इस तरह के भाषण दूरगामी परिणाम भी देते हैं? जनता को किस तरीके से प्रभावित किया जाए, किस तरीके से उनको इकट्ठा किया जाए, मजमा इकट्ठा किया जाए, इसमें बड़े माहिर हैं। अब जैसे रज्जब भाई ने बताया कि जब 15 साल में उस व्यक्ति के दिमाग में ये आई बात कि हमको चोर समझ के गिरफ्तार किया जा रहा है, पब्लिक समझ रही हो, जबकि हम तो राजनीतिक रूप से जा रहे हैं, तब वो तत्काल रूप से इतना 15 साल में कर सकता, तो आज तो उसको 15 साल 30 साल 35 साल में माहिर हो गया। दूसरी बात ये है कि जनता वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है, इसमें भी दो मत नहीं है। एक एक जनता को, एक एक व्यक्ति की या एक एक समाज की उसको कमियां मालूम है, उनकी आदतें, उनका स्वभाव जानते हैं। उनको कैसे प्रभावित किया जाए इसमें वो माहिर हो गए। अब उनको सत्ता पहली बार कोई भी व्यक्ति, कोई राजनेता एकदम से बनते तो सब पहली बार है, लेकिन सीधा मुख्यमंत्री शायद आपने पहली बार सुना होगा कि किसी महत्वपूर्ण पद पर वो नहीं रहे प्रशासनिक, और पहली बार सीधा मुख्यमंत्री बन गए। विधायक रहे और सांसद थे, सांसद तो विधायक रहे, मतलब हमारा कहने का मतलब कोई भी मंत्री भी नहीं रहे, किसी कॉर्पोरेशन के भी चेयरमैन नहीं रहे, कभी कुछ नहीं रहे, और सीधे प्रशासनिक। आज यही कारण है कि भाषण में तो बहुत माहिर है, योजनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको एक एक समाज के एक एक व्यक्ति की कमियां मालूम है, लेकिन वो कभी प्रशासनिक तौर पर नहीं रहे, इसलिए आज अधिकारी ये एग्जीक्यूशन की कमी है, क्योंकि वो कभी रहे नहीं, उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है। इस वजह से उनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी कहाँ तक पहुंच पाई है, कहाँ तक नहीं पहुंच पाई, उसका वो न आकलन कर पा रहे हैं और न अधिकारियों पर अंकुश लगा पा रहे हैं। आज हर विधायक, हर पार्टी का नेता, और कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति यही कहता है कि इनकी प्रशासनिक पकड़ नहीं है। इस वजह से आज पूरे प्रदेश में अधिकारी राज चल रहा है। तो जनता की भीड़ इकट्ठी तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी क्रियान्वयन कैसे हो अपने योजनाओं का, और कितना हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इसका वो आकलन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सब अधिकारी तंत्र ही लगा हुआ है। और वन मैन शो के चक्कर में वो किसी वरिष्ठ
ये अनुभवी व्यक्ति राजनेताओं को अपने साथ नहीं रखते हैं। इन सब वजह से जी ये दिक्कतें आ रही थी। सर भाषण अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ आपके नहीं कहने का होगा। सीधा एक बिल्कुल, लाइन में ये भाषण निकलता सब है। कुछ नहीं है। प्रशासन की एक कमी है। 3-4 चीजों की बड़ी उम्मीद थी छतरपुर के लोगों को कि यूनिवर्सिटी को लेकर वो कुछ बोलेंगे। अस्पताल की घोषणा को 3रा वर्ष शुरू हो गया है, भोपाल से ऐसा सुना गया है कि पैसा भी आ गया है। एक जो कंपनी है वो 3 साल से सिर्फ नक्शे बना रही है। बाईपास की एक लंबे अरसे से मांग है, कई हादसे हो चुके हैं। अभी सतना में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो भी इसी कारण हुआ क्योंकि शहर के बीच में आपके NH गुजरते हैं। इन 3-4 चीजों पर वो नहीं बोले, जहां बोलना चाहिए था वहां केंद्र सरकार को उन्हें निशाना कर दिया कि भाई इनकी गलती है। आपको क्या लगता है, सिर्फ ये बोलने से कि आपकी राहों में कांटे नहीं आएंगे या आपकी जिंदगी को हम रोशन कर देंगे, इन सब बड़े चीजों को हम भूल जाएंगे या इन बातों का फिर कोई रोल नहीं रहना? नहीं, इनको नहीं भूला जा सकता। और पब्लिक अब इतनी नासमझ भी नहीं है, वो काफी गंभीरता से विचार भी करती है और जिसकी अपेक्षा करती है वो नहीं हो पाना। यहाँ के आम लोगों को इस बात की अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री इस विषय में कुछ कहेंगे और ना कहना लोगों को खला भी है। और जहाँ तक लच्छेदार बात के भाषण की बात है, तो भाषण तो शिवराज सिंह जी की एक वक्ता कला इतनी अच्छी है, जैसा रजब भाई ने बताया, वो अनुभवी भी है। दूसरा, उस व्यक्ति का अध्ययन भी अच्छा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अध्ययन भी बहुत अच्छा है और वो जिस प्रकार के भी समाज में बात करते हैं तो उस समाज में उसी विषय को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने उनका एक भाषण सुना था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो हमारे निवर्तमान शंकराचार्य जी ने उनके भाषण की तारीफ करते हुए कहा था कि भाई शिवराज सिंह जी बोलते हैं तो मुझे नहीं लगा कि ये किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है, राजनेता बोल रहा है, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई बहुत साधु पहुंचा हुआ संत बोल रहा है। तो वो उनमें है इस प्रकार की क्षमता और ऐसा है। लेकिन वो ये भी जानते हैं, शिवराज सिंह जी भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा इन्होंने श्याम भाई ने बताया कि मदारी भीड़ इकट्ठी कर लेता है, तो मदारी भीड़ इकट्ठी करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या रहता है कि वो जो चीज बेच रहा है वो बिक जाए। तो भीड़ तो हो जाती है सैकड़ों की और चीज खरीदते हैं 10 लोग। शिवराज सिंह भी इस बात को जानते हैं कि मेरी इस लच्छेदार भाषण से ये सब कुछ आम आदमी पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा भी है कि वो खाली भी नहीं जाने वाला है। इन अच्छे भाषणों से कुछ ना कुछ प्रतिशत मतदाता प्रभावित पक्ष में होते हैं और ये सामान्य प्रक्रिया है एक राजनेता के लिए। लेकिन जो अपेक्षा बुद्धिजीवी लोगों ने उनसे की थी उनको उन्होंने निराश किया है। उनके भाषण से निराश बौद्धिक वर्ग के लोग निराश। बस इस डिबेट को खत्म करेंगे, एक शॉर्ट कमेंट, एक फाइनल कमेंट और आपसे चाहेंगे। इस अभी तक की डिबेट में ये निकल कर आया कि वो एक अच्छे सेल्समैन हैं। हाँ, उनको बताने का और सुनाने का ये अच्छा अनुभव है और आता भी है, लेकिन क्या वाकई उनका प्रोडक्ट अच्छा है? एक शॉर्ट कमेंट। प्रोडक्ट का मतलब जो अब तक उन्होंने किया है 8 वर्षों में, क्या वो प्रोडक्ट जनता को पसंद आएगा? वो घर घर जा रहे हैं यात्रा के माध्यम से, जैसे एक सेल्समैन जाता है, डोर टू डोर नॉक करता है और अपनी चीज के बारे में बताता है। क्या वो एक सेल्समैन के साथ साथ उनका प्रोडक्ट भी आपको लगता है कि वो ठीक है? प्रोडक्ट इस मामले में ठीक कहा जाए या ना कहा जाए जी, वो इस बात पे है कि जैसे कंपटीटर नहीं है सामने, इसलिए वो जो प्रोडक्ट अपना लेकर के जा रहे हैं, तो अब जो सामने ही नहीं है उसका कंपटीटर अच्छा प्रोडक्ट उससे अच्छा लेने का, तो पब्लिक को मजबूरी में वही खरीदना पड़ेगा, ये उनको बेनिफिट मिल सकता है। नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। निश्चित रूप से शिवराज ने की जो योजना है, जैसे लाडली लक्ष्मी है, कन्यादान योजना है, युवाओं के लिए ऋण योजना है, एक वो सस्ता गेहूं देना, ये योजना जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित तो कर रही है। वही तो है प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके, वही तो लेके प्रभावित तो कर रही है। अब उनको प्रभावित करने का उनको लाभ कहाँ तक पहुँचा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बहुत बड़ा लाभ जो शिवराज सिंह जी को मिला है वो मिला है उनको तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन यात्रा जो है। आप लोग प्रोडक्ट चुनते जा रहे हैं, एक आपको अच्छा लगा? ये नहीं, अच्छे सभी प्रोडक्ट्स हैं उनके, लेकिन ये उनको डायरेक्ट लाभप्रद हो रहा है सीधा। अन्य योजनाएं तो ऐसी हैं कि युवा वर्ग को लोन ये थोड़े से ऐसी भी है कि लोन रहा है, लेकिन उनको लोन प्राप्त होने में कठिनाई आ रही है बुजुर्गों के लिए। लेकिन बुजुर्गों की जो ये बात है तीर्थ दर्शन यात्रा, वो उनके लिए 100% उनके पक्ष में सभी, और इसलिए भी तारीफ करनी चाहिए कि उनका मौलिक सृजन है, नहीं, और सभी वर्गों के लिए
सभी हाँ, वर्गों सभी के। वर्गों हर धर्म के हर लोगों धर्म को के उनके स्थानों तक भेजा जा रहा जी, है, एक अच्छी तो उसका भी ये एक बहुत अच्छी बात है। देनी कोई गल। इसी तरह से उनने जो जैसे कि विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो मुख्यमंत्री निकाह योजना भी चलाई, पहले उसी के साथ होता हाँ, था, हाँ, लेकिन फिर वो अलग से चलाई। तो मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म के किसी साथ। धर्म के हाँ, साथ। वो अल्पसंख्यक जो माना जाता है कि भाई हाँ। भाजपा का वोटर नहीं है, नहीं तो वो भी वो- काफी वो- हद तक- प्रदेश लाडली में- लक्ष्मी का भी वही है। वही सब वो और सब ये कन्याओं प्रोडक्ट को- वही अच्छे बात, हैं। वही उसमें नहीं है कोई भेदभाव। और इनकी यात्रा का एक ये भी है कि जो इनके कार्यकर्ता या इनके स्थानीय नेता इन योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उस तीर्थ इस जन आशीर्वाद इसीलिए यात्रा वो ये के प्रोडक्ट माध्यम से बेच वो रहे हैं। खुद पहुंचा रहे हैं। खुद पहुंचा रहे हैं, और उसका थोड़ा बहुत असर हो भी रहा है। हो रहा है। अच्छा, वो सामने है ही नहीं। फिर मैं वही बात कहूंगा कि सामने कोई प्रोडक्ट लिए नहीं मिल रहा है, ये अपने लिए ये अच्छी चीज है। बिल्कुल। प्रोडक्ट उनकी जनता पार्टी भी ने थोड़ी सी तैयार मजबूत किए हैं, है। लेकिन बेचने वाला नहीं, इनके बेचने पास वाले सेल्समैन नहीं। इनके पास सेल्समैन अच्छा है, भाजपा के पास एक सेल्समैन अच्छा है। अच्छा है, और जमीनी जुड़ा हुआ मिलेगा। जर्मनी जो अब जैसे कि कंपटीटर में नाम नहीं लेना चाहूँ, जिस पार्टी का आ रहे हैं, तो अब लोग पसंद कम करते हैं, पिछड़ा वर्ग को, नीचे वाले को ज्यादा पसंद करते हैं। अब उन्होंने कहा कौन जाएगा राजा महाराजा हाँ। और क्या करना है, ये भी एक मिलेगा कारण नहीं आदमी, तो इसका नुकसान जाएगा। आपने प्रोडक्ट कंपटीटर जो सेल्समैन दिया मार्केटिंग के लिए, तो वो इसके तुलना में वो जाएगा। आम पब्लिक अब ये पसंद नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पब्लिक पढ़ी लिखी है और इस हाँ। तरह की यात्राओं के माध्यम से ये जान जाती है, समझ जाती है कि आप जो चीज बेच रहे हैं वो मेरे लिए कितनी कारगर है। मुख्यमंत्री की ये जन आशीर्वाद यात्रा भी आपके लिए एक तरह का एक उदाहरण थी, एक परीक्षा थी। आपको इस यात्रा के जरिए तमाम पहलू हम इस डिबेट में समझाने की कोशिश कर रहे थे। 3 विद्वान पत्रकार आपके साथ थे जो इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा का पोस्टमार्टम कर इसकी समीक्षा आप तक पहुंचा रहे थे। अब ये आपको तय करना है कि आपके लिए सेल्समैन कौन सा अच्छा है, प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है। आज के सिटी हॉल में इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।